वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं रीट मिशन 2023 स्पेशल सामान्य विज्ञान आपके लिए शुरू करने जा रहे हैं। और रीट के अंदर जितने भी 9 टॉपिक है साइंस के, उनमें से आज अम्ल, क्षार और लवण से संबंधित बात करेंगे। इन तीनों से जितने भी टॉप एमसी क्वेश्चन बनते हैं आज उनका हम डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना। और जो विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास लगे बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा लें, ताकि जो भी हमारा नया वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुंच जाए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा। और जिस भी विद्यार्थी ने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो वो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। तो शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न, बेकिंग पाउडर है, मिश्रण है, यौगिक है, तत्व है या मिश्र धातु है। तो बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है। बेकिंग पाउडर की अगर हम बात करें तो यह एक शुष्क रासायनिक रिसाव एजेंट, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट का मिश्रण है और एक दुर्बल अम्ल भी है। इसमें कौन कौन से तत्व मौजूद होते हैं? तो सोडियम, हाइड्रोजन और कार्बन व ऑक्सीजन इसके अंदर शामिल होते हैं। मिश्रण की बात करें तो द्रवों, ठोस व गैसों के आपस में मिलाने की क्रिया तथा इस प्रकार से उत्पन्न जो पदार्थ होगा वो मिश्रण कहलाता है। यौगिक की बात करें तो जब 2 या 2 से अधिक तत्व एक दूसरे से रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जुड़ते हैं तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, जिसे हम यौगिक कहते हैं। तत्व की बात करें तो केवल एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं। तत्व पदार्थ का मूल रूप है जिसे रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा और विभाजित नहीं किया जा सकता। अब तक कुल 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। मिश्र धातु की बात करें तो 2 या 2 से अधिक धातुक तत्वों के आंशिक या पूर्ण ठोस विलयन को मिश्र धातु कहा जाता है। जैसे हम उदाहरण से समझें तो पित्तल की बात करें, पित्तल जो धातु है वो तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है। कांसा की बात करें तो कांसा किससे बना होता है? कांसा बना होता है तांबा और टीन से बना होता है। तांबा प्लस टीन से कांसा बनता है। पित्तल की बात करें, पित्तल तांबा और जस्ते से मिलकर बनता है। देखिए अगला प्रश्न, इनमें से कौन सबसे अधिक अम्लीय है? इनमें से कौन सबसे अधिक अम्लीय है? pH 1, pH 5, pH 8 और pH 10। तो इनमें सबसे अधिक अम्लीय है pH 1। यह एक हम स्केल माध्यम से पढ़ सकते हैं, जिसे pH स्केल भी हम कहते हैं। और pH स्केल का जो निर्माण किया था वो किया था सोरेनसन ने। इसकी एक माप सीमा होती है 1 से लेकर 14 तक और इसकी एक मध्यम मान होता है 7। 7 से अधिक अगर कोई पदार्थ है जिसका मान 7 से अधिक है pH स्केल के अंदर तो वो क्षारीय पदार्थ क्या कहलाएंगे? क्षारीय कहलाएंगे। और जिनका मान 7 से कम है तो वो कहलाते हैं अम्लीय। कौन से कहलाते हैं? अम्लीय। तो चर्चा करें। देखिए 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो pH 1 का मान सबसे अधिक अम्लीय है क्योंकि इनका मान 7 से बहुत कम है। अगर 6 होता तो इतना ज़्यादा अम्लीय नहीं होता। क्षारीय की बात करें तो 6, 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 तक। तो सबसे अधिक क्षारीय पदार्थ अगर pH मान 14 होता तो वो क्षारीय होता। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन एक अम्ल है? CaO, KOH, HCl या Na2O। तो इनमें से HCl एक अम्ल है। HCl की चर्चा करें तो इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। इसे नमक का अम्ल भी कहा जाता है। यह एक अकार्बनिक अम्ल है और इसका जो मोलर जो द्रव्यमान होता है, मोलर द्रव्य का मान होता है 36.46 ग्राम प्रति मोल। 36.46 ग्राम प्रति मोल। और इसका जो गलनांक होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का वो होता है 173.6 फ़ारेनहाइट। यह अनेक धातुओं से अभिक्रिया कर धातुओं क्लोराइड बनाता है तथा साथ में हाइड्रोजन गैस इसके अंदर मुक्त होती है। CaO की बात करें तो इसे जो इसका रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम
ऑक्साइड, इसे बिना भुजा हुआ चूना भी कहा जाता है। इसका उपयोग घरेलू स्तर पर घरों की पुताई व लोहे के निष्कर्षण में भी होता है। KOH की बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यह भी एक अकार्बनिक यौगिक है। यह क्षार धातु हाइड्रोक्साइड से बना होता है। Na2O की बात करें तो इसे सोडियम ऑक्साइड भी कहते हैं। यह एक रासायनिक यौगिक है। इसका उपयोग सिरेमिक व ग्लास निर्माण में किया जाता है। देखिए अगला प्रश्न, उच्च वशीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च वशीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं अपमार्जक, साबुन, प्लास्टिक या रबड़। तो इसका आंसर हो जाएगा साबुन। उच्च वशीय अम्लों के सोडियम साबुन कहलाते हैं। अपमार्जक की बात करें, साबुन की ओर चर्चा करें तो यह दीर्घ श्रृंखला वाले C12 से C18 यानी कार्बन 12 और कार्बन 18 परमाणु वाले वसा अम्लों का लवण होता है। यह वसा अम्लों को सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ गर्म करके बनाया जाता है। यह साबुन की बात करें तो यह जो मृदु जल होता है उसमें तो सफाई से कार्य करते हैं, लेकिन कठोर जल में ये झाग नहीं दे पाते हैं और अच्छी तरह कार्य नहीं करते हैं। अपमार्जक की बात करें तो यह साबुन के जैसे ही होते हैं, परंतु यह कठोर व मृदु जल दोनों प्रकार के जल में कार्य कर सकते हैं। प्लास्टिक की बात करें तो इसे पॉलीमर भी कहा जाता है, को प्राकृतिक उत्पादों के रूपांतरण के द्वारा या आम तौर पर तेल, प्राकृतिक गैस या कोयले से आने वाली प्राथमिक रसायनों द्वारा संश्लेषित करके बनाया जाता है। और रबड़ तो अपने पेड़ों की छाल से निकलने वाले दूध से बनाया जाता है। यह दो प्रकार से भी बनता है, एक प्राकृतिक होते हैं और इन्हें कृत्रिम रूप से बनाया भी जा सकता है। देखिए अगला प्रश्न, अगर आपको शंका है कि मिट्टी की अम्लता के कारण गमले में फूल का पौधा ठीक से विकसित नहीं हो रहा है, तो निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी को मिलाएंगे? चाय पत्ती, बेकिंग पाउडर, नमक या चीनी? तो अपने बेकिंग पाउडर को इसके अंदर मिलाएंगे ताकि पौधे का विकास सही ढंग से हो सके। बेकिंग पाउडर की बात करें तो यह एसिड और खार का मेल होता है जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। देखिए अगला प्रश्न, नींबू के खट्टा स्वाद को खत्म करने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग सबसे अधिक होता है? तो किसका उपयोग करेंगे? चीनी का, एक पदार्थ जिसका pH मान 7 के बराबर हो, एक पदार्थ जिसका pH मान 6 से नीचे हो, एक पदार्थ जिसका pH मान 8 से अधिक हो। तो अपने एक पदार्थ जिसका pH मान 8 से अधिक हो यानी हम वो क्षारीय पदार्थ लेंगे जो नींबू के खट्टा स्वाद को खत्म करने के लिए उपयोगी हो। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से किस अवस्था में एसिटिक अम्ल विद्युत का संचालन करता है? तो किस अवस्था में करता है? वो करता है जल के विलयन के अंदर। जल के विलयन के अंदर एसिटिक अम्ल विद्युत का संचालन करता है। देखिए अगला प्रश्न, एक्वा रेंजियम मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात होता है। एक्वा रेंजिया के मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात, तो ये अनुपात कितना होता है? ये अनुपात होता है 1:3। HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 होता है नाइट्रिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 का अनुपात होता है, वैसे HCl होता है इसके अंदर 3 और HNO3 होता है 1। तो इसका आंसर बी नंबर ऑप्शन नहीं होगा, 1 नंबर ऑप्शन होगा। HCl और HNO3 का अनुपात होता है 3:1। देखिए अगला प्रश्न, सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तन होकर कैसा हो जाता है? तो घोल का रंग कैसा हो जाएगा? पीला, लाल, हरा या नीला? तो घोल का रंग हो जाएगा हरा। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग हरा हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो इस विलयन में क्या होगा? तो इस विलयन के अंदर HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा।
NaCl सोडियम क्लोराइड, LiCl ये होता है लिथियम क्लोराइड, KCl पोटेशियम क्लोराइड। देखिए अगला प्रश्न, सिरका जो अचार बनाने में उपयोग में लाया जाता है निम्नलिखित में से क्या है? सिरका जो अचार बनाने में काम में लिया जाता है तो निम्न में से क्या है? 5 से 10% एसिटिक अम्ल, 100% एसिटिक अम्ल, 10 से 20% एसिटिक अम्ल या 50% एसिटिक अम्ल। तो ये होता है 10 से 20% एसिटिक अम्ल। सिरके के अंदर 10 से 20% एसिटिक अम्ल होता है। देखिए अगला प्रश्न, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को कहते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया। तो क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या होती है? यह कास्टिक सोडा बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड के तृप्त जलीय विलयन का विद्युत अपघटन होता है। जो उस समय जो अपघटन होता है उस समय एनोड पर तो क्लोरीन गैस और जो कैथोड भाग होता है उस पर हाइड्रोजन गैस बन जाती है, और जो पात्र होता है पात्र में सोडियम हाइड्रोक्साइड का जातीय विलयन प्राप्त होता है। तो इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहा जाता है। बात करें व्यंजन अभिक्रिया की, तो जिस अभिक्रिया के अंदर 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। व्यंजन अभिक्रिया की बात करें तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ छोटे छोटे पदार्थों या यौगिकों में विघटित हो जाते हैं तो उसे व्यंजन अभिक्रिया कहा जाता है। देखिए अगला प्रश्न, बैटरी अम्ल है H2SO4, HNO3, सांद्र HCl या इनमें से कोई नहीं। तो बैटरी के अंदर H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है। देखिए अगला प्रश्न, धातु ऑक्साइड स्वभाव में होते हैं। धातु ऑक्साइड स्वभाव में होते हैं तो धातु ऑक्साइड स्वभाव में क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अम्लीय कौन से होते हैं और क्षारीय कौन से होते हैं, इनकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। क्षारीय की बात करें तो वह पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है, जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं और यह जलीय विलयन के अंदर OH नेगेटिव आयन मुक्त करते हैं। अम्लीय की बात करें तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है, जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और जलीय विलयन के अंदर ये OH H+ आयन देते हैं। देखिए अगला प्रश्न, नीला लिटमस पत्र अम्लीय विलयन के संपर्क में आने पर खालिस्तान हो जाता है। तो नीला लिटमस पत्र अम्लीय विलयन के संपर्क में आने के बाद लाल रंग का हो जाता है। देखिए अगला प्रश्न, 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर शुद्ध जल का pH मान होता है 7, 6, 8 या 9। तो 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर शुद्ध जल का जो pH मान होता है वो होता है 7 से 7। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी गैस चूना जल को दूधिया कर देती है? निम्न में से कौन सी गैस चूना जल को दूधिया कर देती है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो भी गैस होती है वो चूने के जल को दूधिया कर देती है। देखिए अगला प्रश्न, जब धातुएं तनु अम्ल से विक्रिया करती है तब कौन सी गैस निकलती है? जब धातुएं तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो तब कौन सी गैस निकलती है? तो ये निकलती है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। देखिए अगला प्रश्न, किस pH मान पर दांत सड़ने लगते हैं? किस pH मान पर दांत सड़ने लगते हैं? तो ये pH 5.5 पर दांत सड़ने शुरू हो जाते हैं, जो कि अम्लीय प्रकृति के कारण होते हैं। देखिए अगला प्रश्न, अम्ल व क्षार के बीच हुई अभिक्रिया कहलाती है। अम्ल और क्षार के बीच जो अभिक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है निष्प्रभावन। क्या कहलाती है? निष्प्रभावन अभिक्रिया। देखिए अगला प्रश्न, लवणता खालिस्तान में मौजूद नमक की मात्रा ग्राम में होती है। तो लवणता होती है 1000 ग्राम पानी में मौजूद नमक की मात्रा होती है। देखिए अगला प्रश्न,
निम्न में से किसका पीएच मान शून्य के निकटतम होता है? निम्न में से किसका मान पीएच मान शून्य के निकटतम होता है? तो ये होता है बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा का जो पीएच मान है वो शून्य के निकटतम होता है। देखिए अगला प्रश्न, अम्ल व स्रोत का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इनमें से युग्म सुमेलित 95 है। फार्मिक अम्ल इमली में नहीं होता, सिट्रिक अम्ल नींबू में नहीं होता, एसिटिक अम्ल चींटी के डंक में ये भी नहीं होता, लैक्टिक अम्ल सिरका में नहीं होता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल नींबू के अंदर होता है। इमली के अंदर बात करें तो इमली के अंदर फार्मिक अम्ल नहीं होता, वो होता है टार्ट्रिक अम्ल। चींटी की डंक में बात करें तो चींटी की डंक के अंदर फार्मिक अम्ल होता है। सिरके की बात करें तो सिरके के अंदर एसिटिक अम्ल होता है। इसका आंसर हो जाएगा सिट्रिक अम्ल नींबू के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, मानव शरीर किस पीएच मान सीमा के भीतर काम करता है? मानव शरीर किस पीएच सीमा के अंदर काम करता है? तो मानव का शरीर 6 से 6.2 पीएच सीमा के अंदर काम करता है। देखिए अगला प्रश्न, समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले नमक का रासायनिक नाम क्या है? समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो वो होता है सोडियम क्लोराइड, जिसे NaCl कहा जाता है। देखिए अगला प्रश्न, जब नीले लिटमस को किसी अज्ञात तरल में डाला जाता है, जब नीले लिटमस को किसी अज्ञात तरल में डाला जाता है तो वह लाल हो जाता है, तो वह अज्ञात तरल कौन सा है? तो वो अज्ञात तरल कौन सा होगा? एक अम्ल होगा, यानी अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। देखिए अगला प्रश्न, अम्ल वर्षा के दौरान वर्षा का जल पीएच क्या है? अम्ल वर्षा के दौरान वर्षा जल का पीएच मान क्या हो जाता है? तो वर्षा जल का पीएच मान हो जाता है 5.6 से कम हो जाता है। देखिए अगला प्रश्न, मुख्य रूप से चींटी के डंक में निम्न में से क्या होता है या कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, साइट्रिक अम्ल या फार्मिक अम्ल? तो इसका आंसर हो जाएगा फार्मिक अम्ल, यानी चींटी के डंक के अंदर फार्मिक अम्ल पाया जाता है, जो कि बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट के माध्यम से जिसे कम किया जाता है। देखिए अगला प्रश्न, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आणविक सूत्र क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आणविक सूत्र क्या है? H2SO4, HNO3, KOH या HCl? तो इनमें से HCl इसका आणविक सूत्र हो जाएगा, जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है। देखिए अगला प्रश्न, अम्लीय पदार्थों का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय पदार्थों का पीएच मान आपको पता है, जो 7 से नीचे होंगे वो सारे पदार्थ क्या होंगे? अम्लीय होंगे, और 7 से जो ऊपर होंगे या अधिक होंगे तो उनका मान होगा क्षारीय। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक अम्ल क्षार संकेतक नहीं है? निम्न में से कौन एक प्राकृतिक अम्ल क्षार संकेतक नहीं है? जेरेनियम का फूल, पुटूनिया फूल, लाल गोभी के पत्ते, अजवाइन के फूल? तो इनमें से अजवाइन के फूल एक प्राकृतिक अम्ल क्षार संकेतक नहीं हो सकते। देखिए अगला प्रश्न, सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं? सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं? हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? तो ये सभी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। देखिए अगला प्रश्न, जब चींटी काटती है तो वह त्वचा में अम्लीय तरल यानी फार्मिक अम्ल अवमुक्त करती है। त्वचा को बेअसर करने के लिए, त्वचा से इस अम्ल को बेअसर करने के लिए निम्नलिखित में से क्या लगाया जाना चाहिए? तो चींटी जब काटती है तो एक अम्लीय तरल का स्रावन करती है, जिसे फार्मिक अम्ल कहा जाता है, और इस फार्मिक अम्ल को कम करने के लिए, त्वचा में बेअसर करने के लिए हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है या इसे खाने का सोडा भी कहा जाता है। देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन फोलिक अम्ल का दूसरा नाम है? तो फोलिक अम्ल का दूसरा नाम क्या है? लैक्टिक अम्ल, पट्राइल ग्लूटामिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल या ग्लाइकोलिक
अम्ल, तो इसका दूसरा नाम है पट्राई ग्लूटामिक अम्ल। देखिए अगला प्रश्न, पीएच में पी का क्या अर्थ है? वर्षा, प्रतिशत, क्षमता या पॉइंटेज? तो पीएच में पी का अर्थ होता है पॉइंटेज। देखिए अगला प्रश्न, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। देखिए अगला प्रश्न, एक्वा रेंजिया के मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात होता है, तो ये होता है 3:1, जिसके अंदर 3 मात्रा होती है HCl की और HNO3 की मात्रा होती है 1। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो इनमें से 2, 7, 6 या 13? तो इनमें से जो 13 मान है वो क्षारीय प्रकृति को दर्शाता है। ये तीनों मान क्या दर्शाते हैं? अम्लीय को दर्शाते हैं। देखिए अगला प्रश्न, पीएच किसी घोल में किसकी शक्ति को व्यक्त करता है? पीएच किसी घोल में किसकी शक्ति को व्यक्त करता है? हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्सी आयन, क्लोरीन आयन या इनमें से कोई नहीं? तो यह हाइड्रोजन आयन की शक्ति को दर्शाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। देखिए अगला प्रश्न, अम्ल व क्षार के विलीन होते हैं विद्युत के। अम्ल व क्षार विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं, सुचालक होते हैं, अर्धचालक होते हैं या अप्रभावित होते हैं? तो विद्युत के ये होते हैं सुचालक। अम्ल और क्षार दोनों विद्युत के क्या? सुचालक होते हैं। सुचालक होती है जिनके अंदर धारा हम सुगमता से प्रवाहित कर सकते हैं। कुचालक जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं करने देते। अर्धचालक होते हैं जो इन दोनों के बीच के प्रवृत्ति रखते हैं। किसी भी चालक का पदार्थ का तापमान बढ़ने से उसकी चालकता बढ़ती है। देखिए अगला प्रश्न, हमारे पेट में भोजन के पाचन क्रिया किस माध्यम में होती है? हमारे पेट में भोजन के पाचन की क्रिया किस माध्यम में होती है? अम्लीय रूप में, क्षारीय रूप में, उदासीन या परिवर्तनशील? तो हमारे पेट के अंदर जो भोजन के पाचन की जो क्रिया होती है वो होती है अम्लीय। देखिए अगला प्रश्न, अग्निशमन यंत्र बनाने में निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग होता है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस या सोडियम क्लोराइड? तो इसके अंदर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। देखिए अगला प्रश्न, प्रोटॉन H+ ग्रहण करने वाले यौगिक होते हैं अम्ल, लवण, क्षार या इनमें से कोई नहीं? तो प्रोटॉन H+ ग्रहण करने वाले पदार्थ यौगिक क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं क्षारीय। क्या कहलाते हैं? क्षार। देखिए अगला प्रश्न, सामान्यतः लवण होते हैं, सामान्यतः लवण होते हैं अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं या उदासीन होती है या इनमें से कोई नहीं? तो सामान्यतः लवण होते हैं उदासीन। देखिए अगला प्रश्न, ताजे भौमजल का पीएच वायु प्रभावित होने पर थोड़ा घट जाता है क्योंकि? ताजे भौमजल का जो पीएच है वो वायु प्रभावित होने पर थोड़ा सा घट जाता है क्योंकि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुल जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। देखिए अगला प्रश्न, पीएच एक मूल्यांकन दर्शाता है। पीएच एक मूल्यांकन किसका मूल्यांकन दर्शाता है? तो किसी घोल में अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांकन दर्शाना है। यानी कोई भी घोल अम्लीय है या क्षारीय है वो पीएच स्केल के माध्यम से हम पता कर सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का अपवहन होता है, विद्युत अपघटन होता है, जल अपघटन होता है या प्रकाश अपघटन होता है? तो इसका जल अपघटन होता है जिसके कारण जलीय घोल अम्लीय होता है। देखिए अगला प्रश्न, जो लवण का अवशोषण करता है कहलाता है हाइड्रोस्कोपिक लवण, एनहाइड्रस लवण, हाइड्रोफिलिक लवण या हाइड्रोफोबिक लवण? तो क्या कहलाता है? जो लवण का अवशोषण करता है वो कहलाता है हाइड्रोस्कोपिक लवण। देखिए अगला प्रश्न, जलीय विलयन की अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लिया जाता है? तो वो लिया जाता है पीएच मीटर।
देखिए अगला प्रश्न, NaCl एक लवण है जो बनता है, NaCl एक लवण है जो बनता है, वो बनता है त्रिव अम्ल और त्रिव क्षार से। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया है? तो क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी की पहले समूह के अंदर रखा गया है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना और कमेंट में ज़रूर बताना। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।